मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरोला, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति शास्त्र, पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। मैं आज आपको जल एवं जल चक्र प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। इस पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों के जीवित रहने के लिए या जीवन की निरंतर गतिशील रखने के लिए जल एक आवश्यक पदार्थ है। सजीवों में समस्त जैविक क्रियाएं जल के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। किसी भी प्रक्रिया के द्वारा मृदा में उपस्थित जल की मात्रा में बढ़ोतरी वर्षण या प्रेसिपिटेशन कहलाता है। पृथ्वी पर वर्षा, जलवाष्प, बर्फ, ओले व ओस ये सभी वर्षण के प्रकार हैं जिनके माध्यम से पानी पृथ्वी सतह पर उपलब्ध हो पाता है। सभी सजीव कोशिकाओं के जीव द्रव्य में जल एक आवश्यक घटक के रूप में मौजूद होता है। इसके साथ ही जल एक सार्वत्रिक विलायक का कार्य करता है, जिसके माध्यम से विभिन्न पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में एक विलयन के रूप में पादप शरीर में प्रविष्ट होते हैं। कोशिका में संपन्न सभी उपापचय प्रक्रियाएं द्रवीय माध्यम में संपन्न होती हैं। इन सभी में जल की सक्रिय भूमिका होती है। इस प्रकार जल खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होता है एवं सजीवों की समस्त जैविक क्रियाएं जल की मात्रा पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा पौधों में वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण एवं अनेक कार्यकारी प्रक्रियाओं के संचालन तथा पादप समुदायों में गठन एवं वितरण को नियंत्रण करने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का 61% एवं दक्षिणी गोलार्ध का 81% हिस्सा जल में डूबा हुआ है, या यूँ कहें धरती का 71% या लगभग 3/4 हिस्सा समुद्रों एवं महासागरों में डूबा हुआ है। शेष 29% या लगभग 1/4 हिस्सा स्थलीय भूभाग के रूप में दृष्टिगोचर होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का 98% भाग समुद्रों, झीलों, नदियों एवं अन्य जलाशयों के रूप में एवं शेष 2% का अधिकांश हिस्सा ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के रूप में पाया जाता है। हम मनुष्यों एवं अन्य सजीवों के दैनिक उपयोग में आने वाला ताज़ा एवं अलवणीय जल केवल 0.27% के लगभग ही है। इसके अतिरिक्त जमीन के नीचे की परतों में भी स्थायी जल की मात्रा मौजूद है, जिसका उपयोग भूगर्भीय जल स्रोतों जैसे कुओं, बावड़ियों, नलकूपों के द्वारा फसलों की सिंचाई एवं दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त वृक्षों की गहरी जड़ों के द्वारा भी भूमि के नीचे उपलब्ध स्थायी जल का अपनी ज़रूरत के अनुरूप अवशोषण किया जाता है। पर्वतों की चोटियों, पृथ्वी के विशाल शीतोष्ण भूभाग एवं दक्षिणी एवं उत्तरी ध्रुव बर्फ की मोटी परतों से ढके हुए हैं। यह बर्फ जब ग्रीष्म ऋतु में पिघलकर जल का रूप लेती है
तो वहाँ पर पौधे इस समय ऐसे जल का उपयोग करते हैं। जल चक्र प्रक्रिया। प्रकृति में सजीवों को उपलब्ध होने वाला जल वर्षा या वर्षण अर्थात वर्षा, वाष्प, ओलों, हिमवृष्टि या बर्फबारी या ओस के रूप में प्राप्त होता है। वर्षण के रूप में वायुमंडल से जल पृथ्वी पर आता है तथा पृथ्वी से पुनः वायुमंडल में वाष्पोषण या जलाशयों के वाष्पीकरण द्वारा वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार एक निश्चित चक्र के रूप में जल का अभिगमन पृथ्वी से वायुमंडल एवं वायुमंडल से पृथ्वी की ओर निरंतर होता रहता है। पृथ्वी एवं वायुमंडल के बीच निरंतर कार्यशील जल के इस चक्र को जलीय चक्र या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से जाना जाता है। जलीय चक्र का अधिकांश हिस्सा पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल के बीच वर्षा, वाष्पोर्जन एवं वाष्पन द्वारा संपन्न होता है। प्रतिवर्ष पृथ्वी पर वर्षा के रूप में 4.46 जियोग्राम, 1 जियोग्राम इज इक्वल टू 10⁻12 ग्राम जल प्राप्त होता है। इसमें से 1 जियोग्राम धरती की सतह पर एवं 3.46 जियोग्राम समुद्रों एवं महासागरों की सतह पर वर्षा के रूप में गिरता है। धरती की सतह पर गिरने वाले वर्षा के जल में से 0.2 जियोग्राम जल की मात्रा सतह पर बह जाती है एवं 0.6 जियोग्राम जल का फिर से वाष्पन हो जाता है एवं यह वायुमंडल में पहुंच जाता है। इस प्रकार शेष रहे अल्प मात्रा 0.2 जियोग्राम के जल का संग्रहण धरती की सतह के नीचे चट्टानों के बीच होता है। इस प्रकार जल की कुल मात्रा का बहुत थोड़ा भाग ही जलीय चक्र के रूप में सक्रिय भागीदारी निभाता है। किसी भी स्थलीय पादप समुदाय या पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होकर जल वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पहले वायुमंडल में पहुंच जाता है तथा इसके बाद फिर से वर्षा द्वारा धरती की सतह पर आ जाता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है जो समुद्रों, नदियों व झीलों के रूप में उपलब्ध है। ये पृथ्वी पर उत्तप्त जल के प्रमुख स्रोत हैं। समुद्र एवं जलाशयों से वाष्पन के द्वारा जलवाष्प वायुमंडल में पहुंच जाती है, जहां निम्न तापक्रम पर ठंडी हो जाने से संघनित होकर वर्षा, ओलों या हिमवृष्टि के रूप में फिर से पृथ्वी पर जलीय रूप में गिरती है। धरती पर प्राप्त इस जल का कुछ हिस्सा जमीन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है एवं बहुत ही अल्प मात्रा में पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा फिर से वायुमंडल में चला जाता है। शेष बचा रहा जल फिर से नदी नालों द्वारा झीलों और समुद्रों में पहुंच जाता है। प्राणियों द्वारा प्रयुक्त जल भी उनके शरीर से उत्सर्जित पसीने तथा मल मूत्र के रूप में फिर से वायुमंडल के रूप में पहुंच जाता है। इस प्रकार जलीय चक्र के अंतर्गत जल का अभिगमन या संचरण पृथ्वी से वायुमंडल
एवं वायुमंडल से पुनः पृथ्वी पर निरंतर होता रहता है। मानव द्वारा जंगलों के विनाश एवं भूगर्भीय जल स्रोतों के अंधाधुंध अविवेकपूर्ण दोहन से भूमिगत जल की मात्रा में निरंतर कमी आती रहती है। सर्वाधिक प्रभाव वर्षण के रूप में किसी भी क्षेत्र की वनस्पति के ऊपर पड़ता है, या यूं कहें वर्षण का सबसे प्रमुख रूप वर्षा है या रेनफॉल है, जिससे प्रभावित होकर वहाँ की वनस्पति निर्धारित होती है।